स्टूडेंट, मैं पप्पू कुमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल पीके केमिस्ट्री पर स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम यहाँ पर 12th क्लास केमिस्ट्री उसकी स्टडी कर रहे हैं, जो कि आपके बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किए हैं और उसको लास्ट चैप्टर तक कंटिन्यूस रखेंगे। और जितने भी जो टॉपिक है उनको हम बिल्कुल बारीकी से डीप से डिस्कस करेंगे और करते भी हैं और आगे भी ऐसे ही करेंगे। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि हम यूट्यूब पर ऐसे क्लास ले रहे हैं। आप हमेशा ऐसे फील करोगे कि जैसे हम किसी क्लासरूम में बैठे हो। बस आपको ये इतना ही करना है कि आपको फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो को अंत तक देखना है और ऐसे ही साथ बने रहना है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है सेकेंड चैप्टर में विलियन। विलियन की हमने वो सांद्रता पद देखे थे, मोलरता, मोलरता, इसके अलावा नॉर्मलता देख लिया था, मोलविन देख लिया था। हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा था वो था पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। अब देखो हमारे पास पार्ट पर मिलियन का अर्थ क्या होता है। तो बेटा 1 मिलियन इक्वल टू था 1 मिलियन इक्वल टू 10। 1 मिलियन के बराबर कितने होते हैं? 10 लाख। और 10 लाख को हम लिख सकते हैं 10 की घात 6। 10 लाख को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 6। ये होगा बेटा यहां से। तो परिभाषा क्या रहेगी कि 1 मिलियन विलियन में 1 मिलियन ग्राम क्या लेना आपको? 1 मिलियन ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा क्या देगी? 1 मिलियन ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा उस विलेय की पीपीएम में कहलाती। ये तब लेते हैं जब विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो। जैसे यदि हम बात करें पादपों के लवण, पादपों के जो लवण होते हैं वो पीपीएम में ज्ञात करते हैं। इसके अलावा जैसे अपन ऑक्सीजन में घुली हुई जितने भी गैसें हैं उन सभी का जो हम सांद्रता पर ज्ञात करते हैं वो भी किस में ज्ञात करते हैं? पीपीएम में ज्ञात करते हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे? सूत्र तो पीपीएम इक्वल टू क्या हो जाएगी? विलेय की ग्रामों में मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा, ये भी किसमें होगी? ग्राम में इंटू 10 की घात 6। जैसे प्रतिशत हम 100 में निकालते हैं वैसे पीपीएम कितने में निकालेंगे? 10 की घात 6 में। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है कि समुद्र के जल में 4 इंटू 10 की घात -3 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑक्सीजन घुली हुई हो तो विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलियन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। जो क्या करना आपको? तो यहां से विलेय की जो मात्रा है वो तो कितनी है? 4 इंटू 10 की घात -4 प्रति किलोग्राम, यानी कि हमारे पास विलियन की मात्रा है क्या है? किलोग्राम। और किलोग्राम में ग्राम कितने होंगे? 1000। तो 1 केजी इक्वल टू कितना हो जाएंगे? 1000 ग्राम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 ग्राम। कितना? अब देखो यहाँ से पीपीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से विलेय की ग्रामों में मात्रा 4 इंटू 10 की घात -3, ये हो जाएगा 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 6। जब ये यहाँ से देखो इसमें जब ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस माइनस में कन्वर्ट होती है और माइनस प्लस में कन्वर्ट होगी। तो 4 अब इससे क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 की घात -6 इंटू 10 की घात 6, ये क्या हो जाएगी? एक दूसरे से कैंसिल। तो कितना आ जाएगा? 4 पीपीएम। क्या आ जाएगा यहाँ से?
4 ppm, तो ये हो गया पार्ट पर मिलियन। तो मैंने पहले बताया था कि आपको यहाँ से जो सांद्रता पद है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा या न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा है मोलरता, और एक आता है यहाँ से पीपीएम से। ये 3 पद है वो सबसे ज्यादा काम में आएंगे, और इन्हीं की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। हो जाएगा इतना ये। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये हो गया आपका सांद्रता पद कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा विलेयता, सोल्युबिलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है विलेयता। सोल्युबिलिटी, देखो विलेयता का मतलब होता है कि हम विलायक में विलेय को घोलते हैं, तो हमारे पास विलेय है, उसमें विलायक को हम अधिकतम कितना घोल सकते हैं, वो अधिकतम घुली हुई मात्रा क्या होगी, विलेय की विलेयता हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ताप दाब वगैरह सब नियत रहता है, तो हम लिख भी सकते हैं कि नियत ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। एक और ध्यान रखना, जब भी विलयन का कोई गुण आता है वो एक्चुअल में विलेय का गुण होगा। किसका गुण होगा, विलेय का गुण होगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि दर का तो अपने पास अलग से है। यहाँ पर जो विलेयता देखेंगे, दर में ठोस की विलेयता, दर में गैस की विलेयता, और लास्ट में देखेंगे दर में विलेयता। तो फर्स्ट ले लेता हूं यहाँ से ठोसों की दर में विलेयता। हेडिंग है ठोसों की दर में विलेयता। अब देखो यहाँ से ठोसों की दर में लेता, तो इसी को हम थोड़ा सा रूपांतरित कर सकते हैं कि नियत ताप व दाब पर ठोस पदार्थ की ग्राम्य व अधिकतम मात्रा, यानी कि किसी नियत ताप पर ठोस पदार्थ यानी विलेय की ग्रामों में वह अधिकतम मात्रा जो कि 100 ग्राम विलायक में घुल सके हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, इसकी ठोसों की दर में विलेयता, यानी कि हमारे पास 100 ग्राम जो जल है, विलायक जब भी आएगा परमानेंट जल याद रखना है। यदि इसके जल के अलावा और कुछ आता है तो ही लेना है, अथवा विलायक जब भी रहेगा हमेशा जल ही रहेगा। तो हमारे पास जो 100 ग्राम जल है, उस 100 ग्राम जल में हम विलेय को कितना घोल सकते हैं, जो जितना अधिकतम मात्रा घुल जाएगी वो उस विलेय की क्या हो जाएगी, ठोसों की दर में विलेयता। अब देखो यहाँ से आपको जो देखना है, मेनली यहाँ पे जो आएगा वो प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो प्रभावित करने वाले कारकों में फर्स्ट है, इसमें ले लेते हैं प्रभावित करने वाले कारक। देखो प्रभावित करने वाले कारक है, उनमें कौन कौन से रहेंगे। फर्स्ट आता है विलेय व विलायक की प्रकृति, ये सब में आएगा, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। अब देखना बेटे, इसके लिए एक वर्ड ध्यान रखना है, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। इसका आगे हमारे पास जो पदार्थ है उनकी नेचर 2 प्रकार की होती है, एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। ध्रुवीय व अध्रुवीय फर्स्ट चैप्टर में देख रखे हैं। ध्रुवीय के अंदर क्या होगा, प्लस माइनस होगा, अध्रुवीय में नहीं होगा। तो जो ध्रुवीय होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे, और ये घुलेंगे कार्बनिक विलायकों में, जिन्हें हम अध्रुवीय विलायक भी कहते हैं, कार्बनिक विलायकों में होते हैं। ध्रुवीय विलायक परमानेंट क्या लिया जाता है, जल। ध्रुवीय विलायक क्या लिया जाता है, परमानेंट जल लिया जाता है। जबकि कार्बनिक विलायकों में बेंजीन भी लेते हैं,
क्लोरोफॉर्म भी लेते हैं, टोलुइन वगैरह बहुत से एग्जाम्पल इसमें यूज करता है। तो ध्यान रखना, समान समान को बोलेगा तो जो ध्रुवीय यौगिक होंगे, जो ध्रुवीय यौगिक होंगे वो ध्रुवीय विलायक जल में विलयशील होंगे, लेकिन जो अध्रुवीय यौगिक होंगे वो कार्बनिक विलायक तथा बेंजीन क्लोरोफॉर्म में क्या होंगे, विलयशील होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना नोट में कि जो कार्बनिक यौगिक जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वे जल में विलयशील होते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे ग्लूकोज हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, ये सभी क्या होते हैं, ऐसे शर्करा है, ये सब के सब है कार्बनिक, लेकिन ये क्या करते हैं, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, और जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वे कार्बनिक यौगिक भी किसमें विलयशील होते हैं, जल में विलयशील होते हैं। हो जाएगा इतना ही। ये हो गया आपके पास फर्स्ट हो गया इसमें प्रभावित करने वाले कारकों में विलय व विलायक की प्रकृति। सेकंड बात करते हैं यहां से ताप। देखो सेकंड यूज कर लेते हैं ताप, प्रभावित करने वाले कारकों में ताप। देखो ताप क्या करता है, प्राय ताप जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो उसकी विलेयता बढ़ती है, बढ़ेगी। अब हमारे पास अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्माशोषी। यानी कि अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, वो तो ऊष्माक्षेपी होगी, और यदि ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ऊष्माशोषी। ये कैसे पता चलेगा कि पात्र कैसा हो जाता है, गर्म हो जाएगा, और इसमें पात्र कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बस पहचाने का यही तरीका है कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम कैसे पहचाने, कि यदि जो पात्र वगैरह इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और उत्सर्जन होगा तो जो पात्र है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होने के कारण पात्र कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल अपन ये भी ले सकते हैं, जैसे नमक या चीनी को घोलते हैं तो जो पानी होता है थोड़ा बहुत उसका जो टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा वो ठंडा लगता है। ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कि जो कली वगैरह होती है जो अपन सफेदी करने के लिए काम में लेते हैं, जैसे पानी में घोलते हैं वो उफान करना शुरू कर देती है, और जो भी बर्तन जिस बर्तन में अपन लेते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी का। ऊष्माक्षेपी का एक दूसरा एग्जाम्पल है अपन श्वसन क्रिया, कि जैसे अपन श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जो अपन CO2 गैस बाहर रिलीज करते हैं वो कौन सी अभिक्रिया के दौरान होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान। तो हमें कैसे महसूस होती है, गर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से जब कोई भी दी अभिक्रिया में हमने ठोस पदार्थ को जैसे ही जल में घोला, ठोस पदार्थ को जल में घोलने पे यदि अभिक्रिया कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, तो इसके लिए क्या होगा, जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं विलेयता घट जाएगी, विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। एग्जाम्पल ये हो जाएगा इसमें CO प्लस जल, इसके Ca और हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल से CaSO4 CaCO3, ये हो जाएंगे इसके। और फिर जो पदार्थ ठोस पदार्थ जल में घोलने पर ऊष्मा का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, तो उनका ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। रहेगा इतना। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे NaCl NH4Cl, जिसको हम कहते हैं नौसादर, NH4Cl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा, KCl KNO3, ये सब क्या करते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो हमारे पास ताप का प्रभाव होगा कि नॉर्मली तो क्या होता है, ताप बढ़ाने पे विलेयता बढ़ती है, क्यों, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे ये
यदि कोई भी पदार्थ है, अब हमारे पास विक्रिया दो होती है, एक ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, विक्रिया के द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और पात्र कैसा हो जाएगा, गर्म। और ऊष्माशोषी विक्रिया में ऊष्मा का विक्रिया के दौरान अवशोषण होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, पात्र कैसा हो जाता है, ठंडा। तो यदि कोई ठोस पदार्थ को जल में घोलने पे यदि वो ऊष्माक्षेपी विक्रिया दर्शाता है तो उसका ताप बढ़ाने पे विलेयता घटे जाएगी। एग्जाम्पल है इनका कैल्शियम ऑक्साइड के जल में घोलना, यह हो जाता है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। सेम ऐसे यहाँ पे हो जाएगा कि यदि ठोस पदार्थ, यदि किसी ठोस को जल में घोलने पे यदि वो ऊष्माशोषी विक्रिया दर्शाता है तो उसका ताप बढ़ाने पे विलेयता लगातार बढ़ती है। जैसे NaCl, NH4Cl, KCl, KNO3। जैसे NaCl है, जो चीनी होती है, शर्करा भी आती है इसमें। हम और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, शर्करा की, शर्करा वगैरह यानी जो चीनी वगैरह NaCl है वो ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में अधिक विलेयशील होती है। उसका कारण क्या रहेगा, क्योंकि ये जल के साथ ऊष्माशोषी विक्रिया दर्शाता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा इसमें एक है, इसमें नोट का ध्यान रखना, ग्लूबर लवण। क्या हो जाएगा, ग्लूबर लवण। ग्लूबर लवण क्या होता है, Na2SO4.10H2। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूबर लवण। ये क्या करता है, ताप के साथ वेरिएशन करता है। तो ताप के साथ वेरिएशन करने पे क्या होगा कि इसका जब हम स्टार्टिंग में ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता बढ़ती है, हो जाएगा। लेकिन 32.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं विलेयता घट जाती है, विलेयता घट जाती है। यानी ग्लूबर लवण है, ताप बढ़ाने पे इसकी विलेयता बढ़ती है, लेकिन 32.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता घटे जाती है। और उसका मेनली कारण होता है इसके जो 10 क्रिस्टलन के जो जल है, क्रिस्टलन के जो जल है बाहर निकल जाते हैं, परिणाम स्वरूप विलेयता घटे जाती, ये ध्यान रखना। तो इसकी ग्लूबर लवण की अधिकतम जो विलेयता होती है, अधिकतम जो विलेयता होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 32.4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका ध्यान रखना कि ग्लूबर लवण ये ताप के साथ वेरिएशन दर्शाता है या असमानुपातन अभिक्रिया दर्शाता है। असमानुपातन का मतलब होता है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ओके, फिर नेक्स्ट आता है यहां से दाब। दाब का दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि द्रव्य और द्रव्य ठोस के ऊपर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता था, इसकी विलेयता पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का प्रभाव हमेशा गैस अवस्था पर ही पड़ता है। फिर उसके बाद में आता है समायनन प्रभाव। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है इसका ही, समायनन प्रभाव। समायनन का प्रभाव होता है कि जब हमारे पास किसी भी विलयन में सम आयन की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य यानी कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है अल्प विलेय की विलेयता घट जाती है। विलेयता क्या होगी इसकी, घट जाएगी समान आयन की उपस्थिति में। क्यों, क्योंकि स्वतंत्र विलय के अणु की संख्या घट जाती है। एग्जाम्पल है इसका कि AgCl की विलेयता NaCl विलीन की अपेक्षा शुद्ध जल में अधिक होती है।
कारण सम आयनन प्रभाव। तो देखो यहाँ से AgCl है, अपने पास NaCl विलियन है, तो NaCl विलियन क्या होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस हो जाएगा। ये क्या होगा, Ag प्लस और Cl माइनस। अब देखो जब हम इसमें, जैसे हमारे पास टोटल सपोज जो जल के अणु है वो 100 है, कितने अणु है, 100 है। हमारे पास ये जब NaCl को इसमें घोलेंगे तो सपोज मान लो ये 20 के साथ भी क्रिया करता है, तो स्वतंत्र जल के अणु कितने बचे, ओनली 80 बचे हो जाएगा। और एक शुद्ध जल है, शुद्ध जल में क्या रहेंगे, पूरे 100 के 100 रहेंगे। अब AgCl की यदि 100 कण है तो ये 100 के साथ गिर जाएंगे, लेकिन जब ये NaCl के विलयन में घोलेंगे तो वहां पे तो केवल कितने रहेंगे, 80 कण ही है, तो केवल 80 कण इसमें घुल पाएंगे। दूसरा इसका इसलिए देते समान क्योंकि इसमें Cl है और इसमें भी क्या होता है, Cl है। अब ये Cl क्या होता है, दोनों में कॉमन है, जिसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट या समायन प्रभाव। और समायन प्रभाव में क्या होता है कि लास्ट सातत्य नियम के अनुसार अभिक्रिया जस्ट विपरीत दिशा में चली जाती है, तो घुलने की बजाय वापिस इसका क्या हो जाता है, क्रिस्टलन शुरू हो जाता है। तो HCl की NaCl विलयन की अपेक्षा शुद्ध जल में अधिक होती है, तो उसका कारण क्या रखोगे, सम आयनन प्रभाव, और सम आयनन के प्रभाव के फलस्वरूप इसकी विलेयता घटे जाती है। तो ये हो गया आपके टोसो की दर में विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक। अब आपको इसमें यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है, तो उसको तुरंत ही सोल्व कर दिया जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नीचे जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, जिसके कारण आने वाले जितने भी नए वीडियो है वो आपको तुरंत मिले सके। ओके, अब मिलते हैं नए वीडियो में नए उमंग व नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ।